हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम जो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हम एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट ब्रा एंड कैट नोटेशन। इसके बारे में हमें बताना है। अगर हम डायरेक्ट ब्रा और कैट नोटेशन की बात करें तो ये हमें पाउल डायरेक्ट ने बताए थे to represent quantum states in a simple and compact mathematical form। इसका हम यूज़ क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी स्टेट वेक्टर को वेव फंक्शंस, ऑपरेटर या फिर इनर प्रोडक्ट और एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। अगर हम कैट वेक्टर की बात करें तो इसका नोटेशन कुछ इस तरह होता है। एक कैट वेक्टर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट ऑफ अ क्वांटम सिस्टम। इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, जहाँ पर जो साई है वो रिप्रेजेंट करता है क्वांटम स्टेट को और ए एक कॉलम वेक्टर होता है हिल्बर्ट स्पेस में। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। जो कैट नोटेशन होता है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है हमें स्टेट ऑफ अ पार्टिकल की। वहीं पर अगर हम ब्रा वेक्टर की बात करें तो इसका नोटेशन कुछ इस तरह से होता है। ये हर्मिटियन कॉन्जुगेट या फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोर्ट होता है कैट वेक्टर का। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और अगर हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैट वेक्टर को तो इसका ब्रा वेक्टर बनेगा कुछ इस तरह से, जहाँ पर ए स्टार और बी स्टार हमारे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहलाते हैं। अब अगर हम इनर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ ब्रा एंड अ कैट, इसी को हम इनर प्रोडक्ट कहते हैं। इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। ये हमें ओवरलैप बिटवीन टू क्वांटम स्टेट की जानकारी देता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। दूसरा ये कि अगर दो स्टेट ऑर्थोगोनल हैं तो हमें कुछ इस टाइप का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलता है। अगर स्टेट नॉर्मलाइज्ड हैं तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट की जाएंगी। अगर हम आउटर प्रोडक्ट की बात करें तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम आउटर प्रोडक्ट कहते हैं। ये प्रोड्यूस करता है एन ऑपरेटर रेदर देन अ स्केलर। इसका यूज़ हम कंस्ट्रक्ट करने के लिए करते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर एंड मैट्रिक्स को। जो ऑपरेटर इन ब्रैकेट नोटेशन की बात करें तो जो फिज़िकल क्वांटिटी होती है जो रिप्रेजेंट करती है किसी भी ऑपरेटर को, तो उसको हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हमारा ए कैप जो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑपरेटर को, तो उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा एक्शन ऑफ द ऑपरेटर ऑन द क्वांटम स्टेट। अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात करें तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑब्जर्वेबल ए कैप को कहते हैं कुछ इस तरह से। ये हमें एवरेज वैल्यू देता है रिपीटेड मेजरमेंट ऑन अ सिस्टम इन अ स्टेट। अगर वहीं पर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की बात करें तो ए वेव फंक्शन जो होता है वो मस्ट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। ये हम ऑलरेडी अभी इस क्वेश्चन में पहले भी देख चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल समवेयर इन स्पेस इज इक्वल टू 1। अगर ऑर्थोगोनल कंडीशन की बात करें तो वो ये होता है। अब अगर एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट नोटेशन की बात करें तो सबसे पहले ये हमें प्रोवाइड करता है कॉम्पैक्ट एंड एलिगेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटम स्टेट। ये सिंप्लीफाई करता है कैलकुलेशंस को इन क्वांटम मैकेनिक्स। ये हमें मेक ऑपरेटर अलजेब्रा ईजियर, वाइडली यूज इन क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, स्पिन सिस्टम और परम्यूटेशन थ्योरी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर आइजन वैल्यूज़ एंड आइजन फंक्शन। जो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इन क्वांटम मैकेनिक्स होता है। ये डिस्क्राइब करता है मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर द रिस्टोरिंग फोर्स, जिसको हम कुछ इस तरह से हुक लॉ की हेल्प से लिखते हैं। अगर हम बात करें श्रोडिंगर इक्वेशन की फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर तो वो ये होती है, जहाँ पर साई एक्स वेव फंक्शन है, ई हमारा एनर्जी आइजन वैल्यू है, एम हमारा मास ऑफ द पार्टिकल है और ओमेगा हमारा एंगुलर फ्रिक्वेंसी होता है। अगर हम एनर्जी आइजन वैल्यू की बात करें तो ये वो अलाउड एनर्जीज होती हैं क्वांटाइज की, जो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसमें एनर्जी लेवल जो होता है वो इक्वली स्पेस्ड होता है। इनमें सेपरेशन जो दो लेवल के बीच में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम आइजन फंक्शन की बात करें
तो जो नॉर्मल आइजन फंक्शन होता है उसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू ये होती है और Hn जो होता है वो हमारा हर्माइट पॉलिनोमियल होता है। अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें एग्जाम्पल के लिए, तो ग्राउंड स्टेट पे n की वैल्यू 0 होती है, तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और वहीं पर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जहाँ पर n की वैल्यू 1 हो जाएगी, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें आइजन फंक्शन की, तो ये नॉर्मलाइज्ड और ये ऑर्थोगोनल, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें तो ये डिस्क्रीट एनर्जी आइजन वैल्यूज़ देता है, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है ये एक फंडामेंटल मॉडल है जिसका यूज़ हम क्वांटम मैकेनिक्स में करते हैं स्टडी करने के लिए मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की, लैटिस वाइब्रेशन की और क्वांटम फील्ड थ्योरी की। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएशन एंड एनहिलेशन ऑपरेटर्स। जो क्रिएशन और एनहिलेशन ऑपरेटर्स होते हैं ये हमें प्रोवाइड करते हैं एल्जेब्रिक मेथड टू सॉल्व द क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। जो हमारा एल्जेब्रिक मेथड होता है इसको डेवलप किया था डायरेक्ट ने, जो हमें सॉल्यूशन देता है क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर का विदाउट डायरेक्टली सॉल्विंग द श्रोडिंगर इक्वेशन। इसी मेथड को हम दो ऑपरेटर से इंट्रोड्यूस करते हैं। पहला है एनिहिलेशन जिसको लोअरिंग ऑपरेटर कहते हैं, जिसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है, और अगला है क्रिएशन जिसको रेजिंग ऑपरेटर कहते हैं, जिसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है। ये जो ऑपरेटर हैं ये डिक्रीज और इंक्रीज करते हैं एनर्जी को ऑफ अ ऑसिलेटर बाय वन क्वांटम। अब अगर हम हैमिल्टन की बात करें तो उसका हम इस तरह से लिखते हैं, जहाँ पर हमारा p की वैल्यू ये होती है, m हमारा मास होता है, ओमेगा हमारी एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है। अगर हम एनिहिलेशन ऑपरेटर की बात करें तो उसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, और वहीं पर क्रिएशन ऑपरेटर को हम इस तरह से लिखते हैं। ये जो ऑपरेटर होते हैं ये हर्मिटाइन कॉन्जुगेट होते हैं ईच अदर। अगर इसमें फंडामेंटल कम्यूटेशन रिलेशन की बात करें तो वो इस तरह से लिखते हैं। अगर इसमें एक्शन और आयरन स्टेट को देखें तो सबसे पहले अगर हम मानते हैं कि ये है हमारा एनर्जी आयरन स्टेट, तो वहाँ पर एनहिलेशन ऑपरेटर को देखेंगे तो उसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। एनहिलेशन ऑपरेटर में जो क्वांटम है नंबर वो 1 से रिड्यूस हो जाता है और इसकी एनर्जी इससे कम हो जाती है। वहीं पर क्रिएशन ऑपरेटर की बात करें तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं, इसमें क्वांटम नंबर 1 नंबर से इंक्रीज़ होता है और एनर्जी रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट और ओमेगा से इंक्रीज़ हो जाती है। अब वहीं पर इसके डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा, जिसमें यहाँ पर ग्राउंड स्टेट है, ये हमारे डिफरेंट एनर्जी के लेवल्स हैं जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये सिंप्लीफाई करता है श्रोडिंगर इक्वेशन को। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ऑसिलेटर जो है वो इक्वली स्पेस्ड होता है एनर्जी लेवल्स में। ये फॉर्म करता है बेसिस ऑफ क्वांटम फील्ड थ्योरी, जहाँ पर जो क्रिएशन ऑपरेटर है वो क्रिएट करता है पार्टिकल्स को और एनहिलेशन ऑपरेटर डिस्ट्रॉय करता है पार्टिकल्स को। इसका वाइडली यूज़ हम क्वांटम ऑप्टिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। अगर हम बात करें मैट्रिक्स मैकेनिक्स की तो इसको डेवलप किया था वर्नर हेजनबर्ग ने 1925 में, और बाद में इसका फॉर्मुलेशन मैथमेटिकली किया था मैक्स बॉर्न और पास्कल जॉर्डन ने। इसमें जो फॉर्मुलेशन होता है इसमें हम फिजिकल ऑब्जर्वेबल जैसे कि पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, इनको रिप्रेजेंट करते हैं इन अ मैट्रिक्स फॉर्म इंस्टेड ऑफ ऑर्डिनरी नंबर। जो मैट्रिक्स मैकेनिक्स होती है ये मैथमेटिकली इक्विवेलेंट होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के। जो क्वांटम स्टेट होता है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम मैट्रिक्स को कुछ इस तरह से। इसमें जो C1 C2 है इनको हम प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स कहते हैं। जो मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन होता है उसमें अगर टाइम डिपेंडेंट की बात करें तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं, जहाँ पर H ऑपरेटर हमारा हैमिल्टन मैट्रिक्स है, ये हमारा स्टेट वेक्टर है, यहाँ पर रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट है। अगर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करें तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं, और अगर हैमिल्टन मैट्रिक्स की बात करें तो उसको इस तरह से लिखते हैं। तो वहीं पर हमारा H साई हो जाएगा E साई के इक्वल। अगर हम एनर्जी लेवल्स की बात करें तो वो ऑब्टेन होती हैं जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहले है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोग्राफी में, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में, स्पिन हाफ सिस्टम में, परट्यूर्बेशन